बायो क्या सब्जेक्ट? बायो में सब याद ही तो करना है मेरे को। एक खून खराबे से बहुत डर लगता है। मेरे को चक्कर आए थे ऐसे खून देख के, तो मेरे को पता था मेरा स्कोप ही नहीं आगे तो क्या करना है। चलिए क्लास, बच्चों, ओ भाई, क्लास, बस रुक जाइए। क्या बात है, ऐसा है भाई। देखिए, अगर ईएम वेव चैप्टर की बात करें तो मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पर आपको 3 टॉपिक डिस्कस करने होते हैं ईएम वेव चैप्टर के अंदर। एक आपको डिस्कस करना होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। सेकंड थिंग इज द ईएमएफ इक्वेशंस, एंड द थर्ड वन थिंग इज द यूजेस ऑफ द ईएम वेव्स। यूजेस बहुत जरूरी है भाई। तो ये मान के चलेगा, अभी जो आप लोगों का एग्जाम है ना, उसमें वैसे तो ये पूरा ओवरऑल 3 नंबर का चैप्टर है फाइनल्स के लिए, लेकिन अभी आप लोगों को 5 से 6 नंबर का आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में सारे चैप्टर्स नहीं आते, तो चैप्टर्स की वेटेज सबकी बढ़ जाती है। सो मैंने आपको लास्ट क्लास जितना कराया था उतना आपको याद है? क्या क्या मैंने बताया था, बोलो। व्हाट डज ईएम वेव कंसिस्ट? ईएम वेव कंसिस्ट सम इलेक्ट्रिक फील्ड्स एज वेल एज सम मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक फील्ड उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। सुरेश आए थे लास्ट क्लास में? नहीं, रचित आया था? हाँ, क्या घुमाऊं? अभी ठीक है, चुपचाप बैठ रहे थे। मैं नखरे ही बिल्कुल ज्यादा है। अब सुनो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं बच्चों। कुल मिला के इन वेव्स के बारे में ना आप लोगों को मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने 11th क्लास यहाँ पढ़ी थी तो कहीं और पढ़ी होगी तो भी शायद टीचर ने आपको केमिस्ट्री के अंदर जब बोर मॉडल करवाया होगा तो सारी रेस के बारे में बताया गया होगा। सुन लीजिए कौन कौन सी रेस है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोलते रहते। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, बस भाई चुप हो जाओ, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। देखिए हमारे आसपास ना ये कुल मिला के 7 तरह की रेडिएशंस हैं जो हमारे आसपास कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, गामा से लेकर रेडियो तक। हालांकि रेज और भी हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, बट हम जो ज्यादा प्रैक्टिकल यूज में हम देखते हैं अपने आसपास वो 7 रेज हैं। इन 7 रेज में किस चीज का फर्क होता है, क्या सेम होता है, ये सब भी मैं आपको कभी ना कभी बता चुका हूँ। होता क्या है कि देखिए, वेव कोई भी होती है ना, एक क्लास, कोई भी वेव होती है ना, वो इस फॉर्मेट में होती है कि वेव जो है इस तरीके से आएगी, है ना। और इस वेव के अंदर बच्चों आप जरा मुझे बताना जरा, जैसे कि किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये वेव नंबर 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये वेव नंबर 2 है, देख के बताओ, एक वेव ऐसे ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे जा रही है। सो विच वेव हैज मोर फ्रीक्वेंसी? द वेव नंबर 1। सो वेव नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी वेव नंबर 2 से ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड ना। तो मान लो कि इसने जितनी देर में 2 ऑसिलेशन लिए, 1 और 2, 1 और 2, इसने 2 ऑसिलेशन लिए। इसने कितना लिया? 1 2 3 4 5। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की है, 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन लेती है, तो ये कितने लेती है बोलो? 5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है। ठीक, जल्दी बैठो। कंफर्म्ड क्वेश्चन है, कंफर्म्ड क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान रखना, पक्का आएगा। ईएम वेव से यूजेस से क्वेश्चन ना आए ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आप लोग फर्स्ट टर्म के एग्जाम में देख लेना, 3 हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाएंगे सीधा, ये वाली वेव कहाँ यूज होती है, ये वाली वेव कहाँ, ये वाला जो इस्तेमाल है किस वेव की वजह से होता है, ऐसे आता है क्वेश्चन। ये देख, तेरे में नहीं आएगा, बाकी सबके में। अब मेरी बात सुनो, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, मैंने पूछा कि किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। नाजिया, किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, तो इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है एक वेव की जो लेंथ होती है, कितनी दूरी तक है। जैसे कि ये इसकी वेवलेंथ है और ये इसकी वेवलेंथ है, तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है?
दूसरे वाले की वेवलेंथ ज्यादा है, पहले वाले की वेवलेंथ बोलो क्या है, कम। एक वेव की लेंथ को बोलो क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसकी एक वेव की लेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब ध्यान से ऑब्जर्वेशन लेंगे तो पता लगेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी पहले वाले की ज्यादा है तो वेवलेंथ दूसरे वाले की ज्यादा है। इसका मतलब सर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के कैसे रिलेशन में होती है, इनवर्स रिलेशन में होती है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बताओ जरा, इस वाली वेव की क्या ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ बड़ी छोटी छोटी है, वेवलेंथ बड़ी छोटी छोटी है। लेकिन इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ बड़ी बड़ी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक चीज इन सब में सेम होती है, इनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, मतलब जो इनकी स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। दैट इज सी जो होता है वो क्या होता है, बोलो स्पीड ऑफ लाइट। ये मैं ना आप लोगों को ना बच्चों चर्चा कर चुका हूं, जब मैं आपसे रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था ना, तो मैंने बात करी होगी पक्का इसके बारे में, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्योंकि आप लोगों का रिसेंटली एग्जाम है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करूंगा, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली पूछा ही नहीं जाएगा। तो आपको बस पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बोलो कैसे रिलेशन में होती है, इनवर्स। और सी क्या होता है इन सभी वेव्स का, बोलो क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इन सभी की स्पीड एक जैसी होती है। ये भी एक सेकंड में इतनी दूर पहुंचेगी और ये भी एक सेकंड में इतनी दूर पहुंचेगी। क्योंकि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये वाली तो ऐसे छोटे छोटे कदम लगा के आ रही है और ये वाली बड़े बड़े में आ रही है। बस बात यही होती है बच्चों की, एक की क्या होती है, वेवलेंथ भले ही छोटी होती है लेकिन कदम ज्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और इसके पास क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी भले ही कम होती है लेकिन कदम बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या करती है, ये छोटे कदम है लेकिन 5 कदम ले लेगी। इसका बोलो क्या है, बड़ा कदम है लेकिन 2 ही कदम लेगी। तो दूरी कैसी तय होगी, बोलो बराबर। इसको समझो, नहीं समझे मेरी बात को? भाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन समझोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ बोलो क्या है, कम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ बोलो क्या है, ज्यादा। दोनों पैरामीटर्स दूरी में मैटर करते हैं भाई। जैसे कि इसकी भले ही वेवलेंथ छोटी है, छोटे कदम है इसके, और इसके बड़े कदम है, तो ये लगता है बच्चों को कि तेज चल रही होगी। अरे भाई इसका भले ही बड़े कदम है लेकिन ये 2 ही कदम लेती है 1 सेकंड में, और इसके भले ही छोटे कदम है लेकिन ये 1 सेकंड में कितने कदम लेगी, 5। तो दूरी बराबर तय हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो सबका स्पीड बोलो क्या होता है, सेम होता है। कि किसी के पास क्या है, बोलो वेवलेंथ कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, और किसी के पास बोलो क्या है कि फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ बड़ी है भाई, तो बात वही पड़ जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? छोड़ दीजिए, ये वाली बात तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब जितनी भी ये वेव्स आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इन सभी वेव्स में ध्यान रखना कि इस ऑर्डर में अगर मैं आता हूं, रेडियो वेव से लेके गामा वेव्स की तरफ मैं आता हूं, तो ध्यान रखना इस तरफ बोलो क्या इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, बस भाई। और अगर इस तरफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब गामा रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। मतलब इनकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस तरफ होगी, बोलो रेडियो की तरफ। तो इस तरफ बोलो क्या होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम। समझ नहीं आया ना? नहीं आया ना समझ में? मतलब मैं अगर आपको ये थोड़ा बना के दिखाना चाहूँ ना, तो मैं बता सकता हूं गामा रेस पता है कैसे दिखती होंगी, गामा रेस कैसे दिखती होंगी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, वेवलेंथ बहुत कम। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, वेवलेंथ बहुत कम। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उतनी कम। और रेडियस कैसे दिखती होंगी, बोलो रेडियस कैसे दिखती होंगी, बोलो रेडियस ऐसे दिखती होंगी, फ्रीक्वेंसी बहुत कम, वेवलेंथ बहुत ज्यादा। तो गामाज ऐसे पैटर्न में आती हैं और रेडियस ऐसे पैटर्न में आती है ना। आपके वो एफएम बज रहे हैं ना गाड़ी के अंदर, भाई मोबाइल के अंदर कहीं भी एफएम रेडियो स्टेशन से आ रहे हैं, तो वो रेडियो वेव्स है, वो ऐसे से आती है, लंबे लंबे कदम रख के आती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है, ऐसे से आती है। जो गामा रेडिएशंस होती हैं, एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज कहां पर इस्तेमाल करी आप लोगों ने? आप लोग बेसिकली कभी एक्सरे कराने जाते हैं, है ना, बॉडी में किसी पार्ट को आपको भाई दिक्कत हो रही है, तो उसको बाहर से ही देखते हैं कि भाई अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो आपको एक मशीन के अंदर लिटाया जाता है, वहां से कुछ रेज आती हैं और आपके बेसिक बॉडी के अंदर की चीज दिख जाती है, कहां पर क्या दिक्कत आ रही है, तो वो होती है एक्सरेज। एक्सरेज कैसे आती है, एक्सरेज ऐसे आती है। और रेडियस कैसे आती है, बोलो रेडियस ऐसे आती है। समझिए, रेडियस शांत वेव है, शांत है, ऐसे ऐसे आएंगे। एक्सरेज कैसे आएंगी, ऐसे ऐसे आएंगी। अरे नहीं आ रही मेरी बात समझ में? किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह यूजेस बदलते हैं बच्चों। तो मुझे तुम बताओ जरा, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही सब समझ। सरीश डाउट है यहां तक कोई? पक्का? चलो एक बात मैं आपको और बता दूं, अब हल्का हल्का मैं सबका यूज बताता हूं। जैसे कि गामा रेज होती है, ये हाईली फ्रीक्वेंसी वेव होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे से आती है ना, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, तो बोलो एनर्जी भी बहुत ज्यादा। अगर आपको फॉर्मूला याद आए ना, पता नहीं तुम्हें कितना याद रहेगा, कि एनर्जी जो होती है ना किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, और एनर्जी जो होती है ना वो h टाइम्स होती है म्यू के। 11th क्लास का फॉर्मूला याद है, ठीक है? नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। तो गामा रेडिएशंस के बाद बहुत एनर्जी होती है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप मुझे बताओ कौन सी वेव्स आपको लग रही ज्यादा एनर्जेटिक है?
ये वाली वेव देखना जरा, ये वाली वेव ज्यादा एनर्जेटिक लग रही है कि किसी भी चीज में घुस जाएगी बिल्कुल, ये वाली वेव लग रही है किसी भी चीज में घुस जाएगी? पहले वाली वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, ध्यान रखिएगा इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर बड़ी अच्छी होती है। सो मैं यहां पर लिख देता हूं, इनके पास ना हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ओए सुनिए भाई, इन्हीं से हमें सारी यूजेस समझ में आएंगे। इनके पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ये घुस जाती है बुलेट की तरह किसी में, बुलेट लाइक्स होती है। कैसे होती है बोलो? बुलेट लाइक होती है। बुलेट कौन सी? बंदूक की गोली जैसी बुलेट लाइक होती है, बुलेट लाइक वेव्स होती हैं, सीधा घुस जाती हैं भाई। और ये वाली जो होती है कैसी होती है बोलो? ये इनके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर बड़ी कम होती है, पेनिट्रेट नहीं करती किसी के अंदर भी। ये वाटर लाइक होती है, वाटर जैसी मतलब, वाटर लाइक मतलब पानी क्या करता है, पानी जिस भी जगह पे जाता है, अगर रास्ता उसको मतलब कोई चीज आगे मिल जाए तो वो उसमें पेनिट्रेट नहीं करती। यहाँ पर पानी आएगा दीवार में से चीरते हुए नहीं निकल जाएगी। क्या करेगा पानी? पानी साइड से निकलेगा, फिर जहां जहां से रास्ता मिलेगा वहां से निकल जाएगा। ये होता है वाटर लाइक कैरेक्टर। अरे सुनो, बुलेट लाइक कैरेक्टर कैसा होता है? बुलेट लाइक कैसा होता है? सीधा जाएगा जहां पर भी चीज घुस जाएगी अंदर, किसी ने गोली मारी सीधा अंदर घुस जाएगी। पानी क्या करेगा? पानी आया साइड से निकल जाएगा। दैट्स अ वाटर लाइक कैरेक्टर। तो जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उनका कैरेक्टर कैसा होता है बोलो? वाटर लाइक। और जिनकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उनका बोलो कैसा कैरेक्टर होता है? बुलेट लाइक कैरेक्टर होता है। नहीं समझे मेरी बात को? रेडियो स्टेशन से वेव्स आ रही हैं, रास्ते में कोई बिल्डिंग आई, साइड से बिल्डिंग से रास्ता निकाला, निकल गई। कौन सी बोलो? रेडियो वेव्स। हम चाहते हैं कि जो वेव इतनी दूर से आ रही है ना, उसके पास डेविएटिंग पावर अच्छी हो। जैसे उनके पास पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, इनके पास क्या होती है बोलो? डेविएटिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, हाई डेविएटिंग पावर। अरे समझ नहीं आ रहा तुम्हें? हाई डेविएटिंग पावर मतलब कि जल्दी से डेविएट हो जाती है अपने रास्तों से, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में कोई चीज आई, साइड से निकल गई। पुलिस वाले वॉकी टॉकी में बात कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, उधर बेगमपुर में बात कर रहे हैं, वॉकी टॉकी में बात कर रहे हैं। रास्ते में इतनी सारी चीजें आ रही हैं, कोई घर आ रहा है, कोई बिल्डिंग आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, वो साइड से रास्ता रास्ता बना के वेव्स निकल जाती है। ये होती है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के पास क्या अच्छा होता है बोलो? दे हैव हाईली हाई डेविएटिंग पावर, दे हैव अ वाटर लाइक कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर बोलो कैसा होता है? वाटर लाइक, रास्ता बना बनो को निकल जाती है। गामा रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन गामा कैसी होती है? अब गामा अगर यहां से आई तो वो दीवार से रास्ता नहीं ढूंढेगी, वो दीवार के अंदर ही घुस जाएगी और फिर पार हो जाएगी यहां से। ये होती है गामा रेस की। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, उनकी डेविएटिंग पावर अच्छी होती है। अरे नहीं आया समझ? जल्दी जल्दी बोलो भाई, पक्की बात है ना? अब जरा मुझे बताओ क्लास प्लीज, आप लोगों को मैंने बोला वेवलेंथ यहां से वहां तक बढ़ती है, तो मैं बता दूं विजिबल रेंज पढ़ना बड़ा जरूरी है बच्चों। लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, 700 भी होता है कई जगहों पे, ये होता है बच्चों विबग्योर। ये होता है बच्चों क्या? विबग्योर। सुन लीजिए, भगवान ने इंसानों को जो आंखें दी ना, उसको ऐसी कंपेटिबिलिटी दी कि भैया तुम सिर्फ और सिर्फ आसपास की उन्हीं वेव्स को देख पाओगे जिनकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब ये वाली जो वेवलेंथ है, कोई ऐसे आ रही है, कोई ऐसे आ रही है, जिनकी जो वेवलेंथ है वो 450 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के बीच में होगी। मतलब जैसे ही वेवलेंथ 750 नैनोमीटर पार होगी, आपको वेव्स दिखना बंद हो जाएंगी, आपकी आईज डिटेक्ट नहीं कर पाती वेव्स को। और 400 से कम होगी तो भी नहीं कर पाएगी। कह रहे बस यही रेंज आप देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ आसपास ही ट्यूबलाइट की रोशनी, रेड बल्ब या ग्रीन बल्ब या ब्लू बल्ब, ऐसे ही बल्ब दिखेंगे आप लोगों को, आप इन्हीं को देख सकते हैं। आपके आसपास अल्ट्रावायलेट रेज नहीं देख पाते, सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, कहां देख पाते हो? नहीं देख पाते। रिमोट चलाते हो, तो रिमोट से कुछ रेडिएशन आती है, क्या दिखती है कभी किसी को? नहीं दिखती। कौन सी रेडिएशन होती है? इंफ्रारेड होती है। उनकी वेवलेंथ 750 से ज्यादा रखी जाती है, लोगों को नहीं दिखती है। अल्ट्रावायलेट की 400 से कम होती है, नहीं दिखती है भाई। मशीन में लेट जाते हैं एक्सरे वाली मशीन के अंदर, तो ये एक्सरे वाली मशीन में आपको लिटा दिया, ऊपर से ही मशीन है, अबे समझो, ऊपर से मशीन से रेज आई है, ये रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, पेनिट्रेट कर जाती है, घुस जाती है बॉडी के अंदर। और रेज जैसी बॉडी के अंदर घुसी, उसकी पिक्चर ले ली, दिख गया भाई क्या है। पेनिट्रेट बहुत अच्छा करती हैं। सुनो, ये डेविएट नहीं करती, क्या करती है बोलो? पेनिट्रेट करती है, सीधा घुस जाती है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सीधा घुस जाती है। इनका फायदा आपको पता लगेगा यूजेस के अंदर। यूजेस जब पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा काम आएगा। जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ कहीं ना कहीं तुम्हें यूज याद करने में, यूजेस समझने में मदद करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन ज्यादा करूंगा, उसके बाद यूजेस बहुत जल्दी होने वाले हमारे। सो ये बहुत अच्छे से क्या करती है बोलो? बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, एक्सरेज वगैरह। समझिए मेरी बात को। तो ये वाली भी आपको कभी दिखी नहीं है। गामा रेडिएशंस कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। कैंसर के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर हमारी, कुछ बायो वाले बच्चे ज्यादा जानते होंगे, हमारी कुछ ब्लड सेल्स होती हैं जो कि ज्यादा नंबर्स में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। उन ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। अब गामा रेडिएशन से क्या सीन है? गामा रेडिएशन अंदर कौन सी रेडिएशन जा सकती है? गामा, पेनिट्रेटिंग पावर बड़ी अच्छी है, तो अंदर तक जाती है और उन ब्लड सेल्स को वो क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। मेडिसिनल तौर पे काम आती है एक तरीके से। लेकिन ये रेज थोड़ी हार्मफुल होती हैं। हम नॉर्मली अगर इसको यूज करेंगे तो वो हो सकता है हमारी कुछ जरूरी ब्लड सेल्स को भी क्या कर दें? डिस्ट्रॉय कर दें।
तो ये बड़ा मतलब तरीके से करा जाता है कि गामा रेडिएशन का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में करा जाता है, क्योंकि ये रेडिएशन पेनिट्रेट कर सकती है बॉडी के अंदर और अंदर जाके ब्लड सेल्स को भी क्या कर सकती है, बोलो, डिस्ट्रॉय कर सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हल्क बना था, हल्क मूवी देखी होगी आप लोगों ने, गामा रेडिएशन यही होता है ना। इससे भी खतरनाक होती है, इससे भी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन होती है कॉस्मिक रेडिएशन, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। नॉर्मली कहा जाता है कि कॉस्मिक रेडिएशन अगर बॉडी पे गिर जाए तो हम लोग मर ही जाएंगे। और कॉस्मिक रेडिएशन बेसिकली सन से आती है, लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें उस कॉस्मिक रेडिएशन से बचा लेती है, कॉस्मिक रेडिएशन को आने ही नहीं देती। लेकिन कभी मैग्नेटिक फील्ड अगर बंद हो जाएंगी तो कॉस्मिक रेडिएशन भी आएंगे और 5 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म। सन से आती है कॉस्मिक रेडिएशन, छोड़ दीजिए, वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है बच्चों, प्लीज। चलो एक एक छोटा बड़ा यूज करते हैं भाई। इसका बोलो कहां पर, कैंसर ट्रीटमेंट में गामा रेडिएशंस, एक्सरेज कहां पर है, बोलो एक्सरेज कहां पर है? किसी भी बॉडी के अंदर की कोई इंटरनल पार्ट को बेसिकली देखना है तो एक्सरेज का इस्तेमाल करेंगे। अब किसी के पेट में बहुत दिनों दर्द चल रहा है तो ऐसे में डॉक्टर पेट खोल देता है सीधा। डॉक्टर पहले एक्सरे करता है, देखता है पथरी है, कुछ और चीज है ना, कुछ ना कुछ पता लगा लेता है पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ अब ये करना पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहां पर है भाई? आप लोग सन से आती है। दूसरी चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, आप ब्लूटूथ शेयरिट वगैरह कुछ भी यूज करते हैं जो डाटा ट्रांसफर करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, रेडिएशन नहीं दिखती हैं। दीज आर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दीज आर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। नहीं आ रही बात समझ में? कौन सी रेडिएशन है बोलो? विजिबल है, विजिबल सबको दिखती है। 750 पार होती है इंफ्रारेड हो जाती है, देखो एक्स्ट्रा रेड, 750 से पार होती है एक्स्ट्रा रेड है, इंफ्रारेड होगी भाई। दिखने वालों में हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है बोलो? रेड की। लोवेस्ट किसकी है बोलो? वायलेट की। नहीं आ रहा समझ में? इससे भी लोवेस्ट वाली को अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, इसलिए नाम अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा रेड या इंफ्रारेड। समझ रहे मेरी बात को? अरे नहीं आ रही बात समझ। इंफ्रारेड कहां पर होती है? टीवी के रिमोट सिग्नल्स हैं, घर में एसी के चला रहे हैं, सब चीजें इंफ्रारेड से। अब जानबूझ के बनाया गया इनको ऐसा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास सारी रेडिएशन हमें दिखे। सब कुछ दिखने लग गया तो भैया परेशान हो जाएंगे ना। टीवी चला रहे हो उसकी भी रेडिएशन दिख रही है, हर्डल बनेंगी, सब चीजें परेशान करेंगी, सरदर्द कर देंगे, तो हमें आसपास की रेडिएशन नहीं दिखती, अच्छी बात है। अच्छा उसके बाद कौन सी आती है बोलो? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव ओवंस में इस्तेमाल होती है, हीट वेव्स होती हैं, ये भी गर्म वेव्स होती हैं, ये भी गर्म वेव्स होती है। और इसका रडार सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है, बताऊंगा आगे चल के, अभी इस चैप्टर के अंदर सब कुछ सिखाऊंगा कि रडार सिस्टम में इस्तेमाल कर। रेडियो का आपको पता है, रेडियो का जो एफएम वगैरह आप बजाते हैं बेसिकली टीवी में कुछ चीज देखने, वो सब रेडियो वेव्स आती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसी इनकी डिबेटिंग पावर अच्छी होती है, बीच में कोई रस्ते में कोई आएगा साइड से निकल जाएंगे, और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है। कुछ कुछ आइडियाज लगने लग गया आप लोगों को वेव्स को देख के। हम लोगों को कंपैटिबिलिटी रेंज क्या है? 400 से 750। बट जानवरों का जो कंपैटिबिलिटी रेंज होता है वो इससे ज्यादा होता है। कुत्तों को या सांप, सांप बड़ा अच्छा बोला है, उनकी आंखें जो होती है ना, उनको भगवान ने ना कंपैटिबिलिटी रेंज थोड़ी ज्यादा दी है। उनको विजिबल तो दिखता है, उनको अल्ट्रा भी दिखता है और इंफ्रा भी दिखता है, उनको ये रेंज भी दिखता है। और पुराने समय में, मतलब पुराने समय के लोग आज भी कहते हैं कि गली में अगर कुत्ता रो रहा है तो उसको और मारते हैं, बेचारे का दुख होगा पहले से, वो रो रहा है उसको और पीटना शुरू कर देते हैं कि तू रो क्यों रहा है। होता है नहीं होता? कहते कुछ बुरा होने वाला है ना, कुत्ता रो रहा है तो कुछ बुरा होने वाला है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये थी कि पुराने समय में कभी कोई मान लो आपदा आने वाली थी, सुनामी, भूकंप वगैरह कुछ भी, तो उससे कुछ मिनट्स पहले कुछ अनयूजुअल डिस्टर्बेंस होगी एनवायरमेंट में। उस अनयूजुअल डिस्टर्बेंस से कुछ अनयूजुअल वेव्स निकलेंगी जो हमें नहीं दिखेंगी, चाहे वो अल्ट्रा हो चाहे इंफ्रा हो, लेकिन किसको दिख जाएगी? जानवरों को। जानवरों को जैसे ही कुछ अनयूजुअल होता दिखेगा, ऐसे रेडिएशन दिखेंगे, तो वो क्या करेंगे? रोएंगे, चिल्लाएंगे, कुछ तो होने वाला है। वो 5 मिनट पहले बेचारे रोए थे डर की वजह से, 5 मिनट बाद आपदा आ गई, लोगों ने कॉन्सेप्ट लगा लिया, इनको पहले पता लग जाता है। पहले पता क्या लगता है? पहले पता भैया उनको रेडिएशन अलग दिखती है, इसलिए उनको ऐसा आभास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है ना, है कि नहीं? तो वो कॉन्सेप्ट वहां से निकला हुआ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सांप जो है ना, देखो सांप के पास एक बड़ी खूबी होती है, अंधेरे में भी बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो, सांप आपको पहचान लेगा आप कहां पर खड़े हो। किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूं, किसी को पता है ऐसा कैसे है? आप बिल्कुल गुप्त अंधेरा कर दीजिए, आप एक कमरे में खड़े हो जाइए कि अब सांप मुझे नहीं देख पाएगा। डिस्कवरी? अबे डिस्कवरी से नहीं, इसके पीछे लॉजिक है। सांप आपको फिर भी ढूंढ के काट लेगा। क्यों? कह रहे सूंघ लेगा सर, वो बोलते हैं ना वो डिस्कवरी वाले, इंसानी बू हैं, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा कैसे, कोई बता सकता है मुझे? देखिए, हाँ ये क्या होते हैं? ओके 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 ओके, चलो ये ठीक है। ये भाई सांप के बारे में ज्यादा मेरे को इतना नहीं पता, मैं मैं बता देता क्या होता है। देखो ओए सुनो,
ये जो इंफ्रारेड रेज होती है ना, ये हीट रेज होती हैं, और एक्चुअली हर इंसान के अपने आसपास एक गर्मी होती है। मैं बताता हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं ना, तो मेरे आसपास ना एक हीट वेव्स है, ओरा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अरे समझाता हूं, ये बड़ा बड़ा बढ़िया। ए ज्यादा देखो, इसको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल ना थर्मल इमेजिंग कैमरा में भी करते हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरा। अरे आएगा भी, इससे बता रहा हूं। पूरी मूवी देखी है आप लोगों ने सबने? अरे उरी मूवी, अब सुनो, उरी मूवी में क्या होता है, आपने देखा होगा, अरे जो सोल्जर्स होते हैं ना, रात के अंधेरे में जाते हैं, रात के अंधेरे में जाते हैं और सामने वालों को ढूंढ लेते हैं कि कहां पर है, और उनको खत्म कर देते हैं। उनके पास क्या होता है, उनकी बंदूक में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हुआ है। वो क्या करता है, अंधेरा जितना मर्जी हो, अंधेरा जितना मर्जी हो, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस, जहां पर भी हीट होंगी ना, जहां पर भी हीट होंगी ना, उनको देख लेगा। एक्चुअली में क्या होता है, सांप के पास भी ना वो थर्मल इमेजिंग कैमरा एक तरीके का, उसके आईज जो है ना वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को देख सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते। तो जहां पर भी इंसानी गर्मी होगी ना भाई, इंसान खड़ा है तो उसका एक टेम्परेचर अलग होगा। मैं यहां पर खड़ा हूं, ऐसा, मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे आसपास का टेम्परेचर अलग होगा, यहां पर टेम्परेचर अलग होगा। मैं क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरी वजह से इसके आसपास का टेम्परेचर अलग है। तो यहां पर ना सांप को दिख जाएगा कि यहां पर ना कुछ 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 हीट जैसा मौजूद है, तो वो वहीं पर ही आएगा। समझ रहे बात को? आप कह रहे बिल्कुल अंधेरा करके खड़ा हूं, पता नहीं सांप कैसे आ रहा है मेरे पास। सांप कैसे आ रहा है? हीट देख के आ रहा है। इसको बोलते थर्मल इमेजिंग कैमरा। उस मूवी में भी क्या करा था, उन्होंने बंदूक लेके जा रहे थे ऐसे, और उनको दिख रहे थे कि कुछ वहां पर बैठा हुआ है, कुछ लोग वहां पर बैठे हुए। उनको वो कैसा पिक्चर दिखता है, मैं आप लोगों को एक थर्मल इमेजिंग पिक्चर दिखाता हूं, देखना जरा, देखना जरा। हैं? डेड बॉडी होगी तो भी यार कुछ तो हीट होगी वहां पर। ये देखो, देखो, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा होगा ना, तो भी उसके चारों तरफ जो हीट होगी ना, उस हीट की वजह से ना पकड़ा जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन पकड़ लेंगे भाई। समझना मेरी बात को? ए भाई क्लास, ऐसे मत करो भाई। अब देखो, ये घोड़ा ऐसे दिख जाएगा अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन वो इंफ्रारेड रेडिएशन से, मतलब देखो भाई, हमारी आंखें नहीं देख सकती इसको, हमें लगाना पड़ेगा वो कैमरा जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को रीड कर सकता है। किसको बोलो? इंफ्रारेड रेडिएशंस को। ये हमारे आसपास जो हीट रेज होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है हमारे आसपास, सबके सबके आसपास इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, गर्म वेव्स होती हैं, सबकी बॉडी के आसपास होती है। तो जिसको वो इंफ्रारेड रेडिएशन दिखती है ना, वो देख लेते हैं सामने ऐसे रेड रेड कुछ बन रहा है, देखो ये बन रहा है ऐसे कुछ। अब भैया वो कैमरा लगा रखा बंदूक के ऊपर, दिख रहा है सामने, बिल्कुल अंधेरा, उसको नहीं दिख रहा, तुम्हारे को वो दिख रहा है, कर दो शूट तभी की तभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? समझो मेरी बात को, ये है बच्चों थर्मल इमेजिंग कैमरा कॉन्सेप्ट ना। सो ये थर्मल इमेजिंग होता है, यही इस्तेमाल करते हैं जो हमारे फौजी लोग होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, वो इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, और रात के अंधेरे में भी दुश्मनों को टपका देते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सांप भी यही करता है, सांप को भगवान ने दिया है, दस लो इन पापी इंसानों को, है ना? चलो बोर्ड पे। सो ये सब कॉन्सेप्ट है भाई। अरे भाई बस, भाई बस, चलो हो गया मेरी तरफ से ये। अब आ जाओ फटाफट से, एक मैं इमेज निकाल रहा हूं, उधर इसको सब बच्चे ने बिल्कुल ऐसे तोतों की तरह रट के चले जाना। अब यार ये कैसे उधर जाऊं, इसको मैं कैसे बड़ा कर सकता हूं? कुछ हो सकता है कि इस तरीके से बड़ा, चलो कोई नहीं, छोड़ो, इधर ही देख लो। छोड़ो, इधर देख लो, भेज दूंगा मैं। यहां पर वेव्स देखी हुई हैं। सबसे पहले गामा रेडिएशंस, देखो भाई क्या है, किल बैक्टीरिया इन फूड, फूड्स में बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये पेनिट्रेट कर सकती है कि नहीं? अब तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, किसी का ऑपरेशन करा, कैंची वैची यूज हुई है, उस पर जम्स लगे हुए हैं, लेकिन हमें पता है वो जम्स हमें तो दिखेंगे नहीं, लेकिन गामा रेडिएशंस को अगर हम भेजेंगे तो गामा रेडिएशंस आपको पता है हार्मफुल होती है, जम्स को भी क्या कर देंगी? डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैंसर ट्यूमर्स वगैरह को खत्म करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉम्ब्स वगैरह में इस्तेमाल होती है गामा रेडिएशंस का। क्लियर होता है कि नहीं होता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट, इधर भाई। अब उसके बाद एक्सरेज का बोलो, क्या बोला? इमेजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी, बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए ना, बॉडी में कुछ हो गया भैया तो अंदर क्या है उसको पता लगाना है। क्लियर है कि नहीं? तो किससे पता लगेगा बोलो? एक्सरे से पता लगेगा। आप जानते हैं इसके बारे में,
स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, कोई चीज अंदर दीवार के अंदर क्या चीज है, बेसिकली किस चीज से मिलकर बनी है, हम सीधा एक्सरे डाल के पता लगा सकते हैं कि किस चीज से मिलकर बनी है। एक्सरे अंदर की इंफॉर्मेशन दे देती है, यही एक्सरे है। क्लियर है? उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, कुछ फ्लोरोसेंट ट्यूब्स भी आती हैं इसकी। टैनिंग, टैनिंग के बारे में कौन बताएगा? इतना मारूंगा। टैनिंग क्या होता है? देखिए क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, ए सुनो, हम इंडियंस को ना जो लोकेशन मिली हुई है ना, मतलब एक तरीके से बोले तो वो ज्योग्राफिकली बहुत अच्छी मिली हुई है। मैं आपको बताता हूँ, बाहर के देशों में लोगों को एक प्रॉब्लम भी है, जो बहुत मतलब ऐसी जगह के लोग हैं ना जिनकी बॉडी में मेलेनिन नहीं है। अब मेलेनिन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना शुरुआत में उतना मेलेनिन होता नहीं है। सुनिएगा, समझिएगा क्लास, मेलेनिन बहुत सारी चीजों में फायदा करता है हमारी बॉडी को। अब होता क्या है कि जब हम धूप में निकलते हैं ना, तो धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है हमारी स्किन पे गिरती हैं, और वो स्किन के अंदर जब जाती है ना वो रेडिएशंस, तो हमारी बॉडी में एक केमिकल चेंज होता है जिससे केमिकल जनरेट होता है मेलेनिन। उस मेलेनिन की वजह से हम काले पड़ते हैं बेसिकली। समझना मेरी बात को, मेलेनिन की वजह से ही काले पड़ते हैं। अब जैसे देखो, आप देखेंगे जनरली हमारे हाथ ज्यादा काले रहेंगे, है ना, और जो पोर्शन एक्सपोजर में नहीं है सन के, बेसिकली वो उतना काला नहीं। अब समझिए इस बात को क्लास। अब मान लीजिए कि यहां पर स्किन पे क्या पड़ी, बोलो, सन की रोशनी पड़ी, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करा, बॉडी में मेलेनिन पैदा किया। उस मेलेनिन की वजह से बॉडी जो है कैसे होने लगी, ब्लैक होने लगी। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बोलो, टैनिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लेकिन ध्यान रखिएगा, टैनिंग इज यूजफुल। आप सिर्फ टैनिंग को ऐसा नहीं कह सकते कि टैनिंग गलत चीज है, टैनिंग बेकार चीज है। टैनिंग होनी बॉडी में बहुत जरूरी है, बिकॉज टैनिंग की वजह से बॉडी में क्या पैदा होगा, मेलेनिन पैदा होगा, और मेलेनिन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जो बहुत ऐसे इलाके के लोग ना, अंग्रेज जो होते हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल भी काले नहीं होते हैं, बिल्कुल भैया सफेद, बहुत परेशान, मतलब उन लोगों को थेरेपीज करानी पड़ती है बॉडी में मेलेनिन पैदा करने के लिए, अलग से उनको प्रॉब्लम है इस चीज की, उनको बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोगों को नहीं आती हैं। हमारी बॉडी में अच्छा खासा मेलेनिन होता है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो आप बेसिकली काले हैं तो किसी वैसे रीजन की वजह से, मेलेनिन केमिकल की वजह से कोई, अरे भैया समझिए मेरी बात को, आपकी बॉडी में मेलेनिन ज्यादा है और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा समझ में। तो ये टैनिंग का जो कंसेप्ट है, ये भी किसकी वजह से, बोलो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से। किसकी वजह से, बोलो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ही टैनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। टैनिंग के लिए कौन सी रेज रिस्पॉन्सिबल होती है, बोलो कौन सी? अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आता है बताओ सिक्योरिटी मार्किंग। सिक्योरिटी मार्किंग क्या होती है? कुछ अल्ट्रावायलेट ना, कुछ अल्ट्रावायलेट ऐसे लेजर्स वाले भी आते हैं, मतलब वो ऐसे होते हैं कि मैं इसके ऊपर, हाँ CID देख रखा तुमने, मैं इसके ऊपर कुछ लिख दूंगा, किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को दिख जाएगा वो सिक्योरिटी मार्किंग्स होती हैं। मैं कुछ यहाँ पर एक नंबर लिख के दे दूं, भैया ये पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती पढ़ने में आ जाएगा, तो उनको हम रुक जा भाई, उनको सिक्योरिटी मार्किंग्स बोलते हैं। मतलब कुछ सिक्योरिटी, कुछ शेयर, मतलब कुछ डाटा शेयर करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट ऐसे पेन्स यूज करते हैं जो नॉर्मली सबको नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू ही दिख सकते हैं। तो सिक्योरिटी मार्किंग में इस्तेमाल होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है भाई। आपने RO सुना होगा, उसके ऊपर UV लिखा होता है। अब क्या चीज है, वो पानी को प्यूरिफाई कर रहा है, पानी के अंदर जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, पानी के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली जाती हैं, लाइट जलती है अंदर से एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जर्म्स को किल करती है। गामा रेडिएशन कहीं ना कहीं पानी में और ऐसा मॉलिक्यूलर चेंज कर सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में। और सुन लीजिए, यहां पर नहीं लिखा हुआ, और सुन लीजिए, वेल्डिंग वाले जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते वक्त जो रेडिएशन निकलती है उससे बचने के लिए वो चश्मा लगाते हैं। तो वो चश्मा स्पेशली इसलिए होता है कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आंखों में ना जाए और आंखों को नुकसान ना पहुंचाए। तो वेल्डिंग के वक्त भी जो रेडिएशन निकलती है कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है। समझ में नहीं आ रहा सर? सारा तो लिखा हुआ है यार, पेपर में आते लिख दोगे। अब बताओ सब बच्चे, विजिबल रेज बताओ कहां पर इस्तेमाल होती है? देखने में सबसे सामने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाया था ऑप्टिक्स के अंदर, उधर इस्तेमाल होती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस, गर्म रेडिएशंस होती हैं, गर्म रेडिएंट हीटर्स में यूज होती है, हीटर्स में इस्तेमाल होती है। ग्रिल्स मतलब कुछ खाना पकाने का एक वो है सिस्टम, उसी में इस्तेमाल होती है। रिमोट कंट्रोल्स आपको पता है। बर्गलर अलार्म, क्या होता है बर्गलर अलार्म? बर्गर नहीं, बर्गलर अलार्म कौन होता है बताओ? एंटी थेफ्ट अलार्म होता है। बहुत अच्छे, किसने बताया? अभिनव, बहुत अच्छे। एंटी थेफ्ट अलार्म होता है, चोरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। आपने वो जेम्स बॉन्ड वाली मूवी देखी होंगी पुराने समय में, होता क्या है, वो भी देखी होगी आपने, धूम भी देखी होगी। सो ये रास्ता है, यहां पर हीरा रखा हुआ है ना, यहां पर हीरो है,
एक अब ये क्या करते हैं ना, सुनो, यहां पर ना इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि इनकी वेवलेंथ, सचिन, सुधांशु, रुक जाओ भाई, तुमसे पूछूंगा, तुम्हें क्या पता है, पूछूंगा, तुम तो बताना। यहां पर कौन सी रेडिएशंस होती है बोलो? इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। ऐसे करके लगा रखी होती है, ऐसे करके लगा रखी होती है। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन दिखती नहीं है, हीरो को नहीं दिखती है भाई, नॉर्मली नहीं दिखेगी, क्योंकि 750 नैनोमीटर से इनकी रेंज होती है, क्या होती है बोलो? ऊपर होती है, वेवलेंथ नजर नहीं आती। लेकिन फिर वही बात, क्या ऐसा हमारी हमारी आईज नहीं देख सकती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ग्लासेस तो देख सकते हैं। तो हीरो आता है, हीरो तो भैया हीरो है ना, वो थोड़ा ना फंसेगा। तो हीरो आएगा, वो देख लेगा ये रही रेडिएशंस। और पुरानी फिल्में आपने देखी होंगी, वो बीच बीच में ऐसे पैर वैर रख के लेट लूट के, जेम्स बॉन्ड वाली मूवी देखना, उसमें हर बार मिलेगा, और ऐसे बच के निकल जाता है। क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशंस का सीन क्या होता है ना, आपको मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आखिरी में, सेमीकंडक्टर, उसमें ये पता लगेगा, जैसे ये बंदा इसके सामने आता है ना, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस एक मशीन पे गिरना बंद हो जाती है। यहाँ पर एक मशीन लगी होती है, और जैसी वो लाइट गिरना बंद होती है, उसमें एक प्लंजर होता है, हथौड़ा सा होता है, मतलब एक तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। जैसे ही करंट बनना बंद होता है, वो गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है ना, तो वहां पर एक साउंड मशीन होती है, वो आवाज करना स्टार्ट कर देती है। जब तक लाइट गिरेगी, करंट बनता रहेगा उसके अंदर, और वो प्लंजर उठा रहता है। वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता सकता डिटेल में, बस कुछ ऐसा होता है कि जैसे इसके सामने आ जाएगा ना, वहां पर एक हरकत शुरू हो जाएगी, वहां पर सर्किट में चेंज आ जाएगा, और वो पकड़वा देगा इसको। लेकिन हीरो तो भैया बच के निकल जाएगा, वो कुछ ऐसे चश्मे लगाएगा, देख लेगा, और हीरा चुरा के ले जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सो ये बर्गलर अलार्म, चोरों को पकड़ने के लिए जो अलार्म यूज होगा, कौन सी रेडिएशंस का इस्तेमाल होगा? सब बच्चे, कौन सी रेडिएशंस का इस्तेमाल होगा? बर्गलर, इंफ्रारेड रेडिएशंस का। थर्मल इमेजिंग सिखा चुका हूं ऑलरेडी, थर्मल इमेजिंग सिखा चुका हूं। नाइट विजन इक्विपमेंट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नाइट विजन इक्विपमेंट, जो नाइट विजन ग्लासेस लगाते हैं, यूज्ड इन द आई सर्जरी। अब देखो यार, आई सर्जरी में ना पंगा ये है कि आई सर्जरी में ये भी है और वो भी है। अल्ट्रावायलेट भी आई सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ठीक है? लेसिक सर्जरी के अंदर अगर बोलेगा तो अल्ट्रावायलेट मैं भी पढ़ाता हूं आप लोगों को, चिंता मत करो, एक जगह और है। ये आ गया समझ में? उसके बाद माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कुकिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। और ध्यान रखना, रडार सिस्टम में, अब जैसे रडार नेविगेशन होती है, रडार नेविगेशन क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, ध्यान रखना एग्जाम में। अच्छा, इस इंफ्रारेड का मैं एक और इस्तेमाल बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि भी कभी हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो पहलवान ना, जो अरे हड्डियों के माहिर पहलवान सुने ना, वो क्या करते हैं, वो आपको जहां चोट लगती है ना, वहां पर एक सेक लगाते हैं, एक टॉर्च से, रेड कलर की लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशंस को वो आपके ऊपर डालते हैं। हीट वेव्स होती हैं, गर्म होती हैं। हीट इसलिए करते हैं उस पोर्शन को, ताकि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, मॉलिक्यूलर मोशन आ जाए, और वो उसको अपनी पोजीशन पे ला सके। तो वो पहले गर्म करता है, उसके बाद सेक लगाता रहता है उसको, ताकि वो जो हड्डी जहां से डिस्टॉर्ट हुई है ना, वो अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो वो भी कौन सी रेडिएशंस होती है बोलो? इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है। जो जहां पर भी हीट वेव्स का थोड़ा सा जिक्र होने लग जाए ना, समझ जाना इंफ्रा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंफ्रा की। फिर माइक्रोवेव्स इससे ज्यादा गर्म होती हैं, इसका कुछ स्पेशल पर्पज, जैसे माइक्रोवेव ओवन वगैरह कुछ पकाना ही है भाई, खाना पकाना है, तब इस्तेमाल करते हैं इसका। अरे नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्या हो गया? और रडार सिस्टम भाई, रडार नेविगेशन, रडार नेविगेशन सुनिएगा यार, ये बहुत जरूरी है। रडार नेविगेशन क्या होता है? यहां पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, सुनना, और यहां पर एक सिस्टम है, वो यहां से इसको लोकेट कर लेता है कि भाई ये जो जहाज ऊपर उड़ रहा है भाई हमारा ही है, किसी दुश्मन का है, कैसे है। तो इसमें जो रेडिएशन यूज होती है, कौन सी रेडिएशन यूज होती है? माइक्रोवेव। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इधर रेडियो क्यों नहीं इस्तेमाल करी, रेडियो की तो रीच और ज्यादा होगी ना, रेडियो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यही एक बहुत मेजर क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में, पूछते हैं रडार नेविगेशन में कौन सी रेज इस्तेमाल होंगी, तो तनिष यहाँ पर बच्चा सोचता है रेडियो इस्तेमाल होंगी, लेकिन कौन सी इस्तेमाल होती है? माइक्रो। अब इसका कारण समझो, हमें एक ऐसी वेव चाहिए थी जो दूर तक जाए। कहां तक जाए बोलो? और दूर तक गामा तो नहीं जा सकती, बिकॉज गामा का एक लफड़ा है। गामा का क्या लफड़ा है कि बाहर वो मुड़ नहीं सकती, कि बीच में कोई रास्ते में कोई चीज आएगी तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा, वो ऐसे से जाती है, तो बहुत लंबा नहीं जा सकती, लेकिन जितना जाएगी ना घुसते हुए जाएगी सब में से, बोला है कि नहीं? तो हमें चाहिए तो कोई ऐसी वेव जो बहुत दूर जाए, और बहुत दूर कौन सी जा सकती है बोलो? रेडियो। लेकिन यार रेडियो में एक प्रॉब्लम भी है। रेडियो का प्रॉब्लम ये है कि वो किसी में से पेनिट्रेट नहीं कर सकती। समहाउ कभी कोई ऐसी चीज आ गई जो ऑब्स्ट्रक्शन है ही सामने से, तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी वेव हो जिसकी रीच भी बहुत ज्यादा हो और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम ना हो। तो बहुत कम ना हो तो किसको लेना पड़ेगा? रेडियो के बाद माइक्रो को लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा बोलो? सो माइक्रोवेव्स के पास क्या होती है? वेवलेंथ भी बहुत अच्छी खासी होती है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम। सो वेवलेंथ इज सो हाई एंड फ्रीक्वेंसी इज नॉट सो मच, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं है, जिस कारण से हम रडार सिस्टम में किसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं बोलो? माइक्रोस को। रेडियस को क्यों नहीं कर रहे बोलो? रेडियस का वेवलेंथ बहुत ज्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि उनकी एनर्जी ज्यादा ना होने के कारण वो कभी भी किसी में से पेनिट्रेट नहीं कर सकती।
और कभी समाओ पेनिट्रेट करने की अगर जरूरत पड़ी तो रेडियो की जगह पे कौन पेनिट्रेट कर सकती है, बोलो माइक्रोज कर सकती है। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आप लोगों का, मैं बता दूंगा कहां से आपको सवाल करने। आपको जो एमटीजी है ना, एमटीजी का पीडीएफ किसी बच्चे ने किसी दिन ग्रुप में भेजा था, इस ईएम वेव के ना 30 से 40 क्वेश्चंस हैं, सीधे वो पढ़ लेना, 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, सारा पढ़ा दिया, बस पढ़ लेना वहां से जाके, ठीक है, बता दूंगा। सो ये होता है बच्चों इसका। लास्ट देखिए, बस खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है। रेडियो का कम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में, रडार में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर रडार का आंसर आए ना, चेंज कर दीजिएगा, रेडियो रडार में हमेशा डालना माइक्रोवेव को, किसको डालना बोलो, रडार का आंसर आप लोग माइक्रोवेव टिक करेंगे, ध्यान रखना। मतलब कुछ चीजों के आंसर ना थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल्स हैं, कुछ बोलते रडार में ये है, कुछ बोलते वो है, लेकिन हमने बहुत एनालिसिस करके जब देखा है तो पता लगा है कि आपका जो एक्यूरेट आंसर सीबीएसई मानेगी, कौन सा मानेगी, माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव की टिक करेंगे आप लोग, एनसीईआरटी माइक्रोवेव मानती है, ठीक है, क्लियर होता है कि नहीं होता, नहीं है बात समझ में? तो यूजेस कुछ समझ में आया आप लोगों को? अच्छा एक बात बताओ, अब ये पेपर में आएगा थर्मल इमेजिंग, बताओ कौन सी रेडिएशन के लिए, इंफ्रारेड है। हीटिंग ग्रिल्स में कौन सा है, इंफ्रारेड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? टैनिंग के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, अल्ट्रावायलेट। वेल्डिंग वाला कौन सी यूज करता है, अल्ट्रावायलेट। ऐसे याद आ जाएगा पेपर में, मैं कह रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ा तो एकदम याद आएगा। और थोड़ा सा तुम अच्छी ही मेहनत करके जाना चाहते हो, तुम एक चीज और करके जाओगे आप लोग, क्या करके जाओगे वो मैं बताता हूं आप लोग। बस कहां बताओ, कहां मुश्किल था, बस चैप्टर मुश्किल था। अब देखो आप लोग और क्या करोगे, सभी बच्चे ये चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है डिस्प्लेसमेंट करंट के टॉपिक से, विच वी हैव ऑलरेडी डन। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये कैसे बना है, सारा कुछ मैं मैटर तुम्हें समझा चुका हूं। पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके तुम लोग? सारी मॉडिफिकेशंस मैं आपको करा चुका हूं, जो मॉडिफिकेशन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, मी नॉट आईसी, मी नॉट एप्सिलॉन नॉट, अरे नहीं आ रहा याद, सब पढ़ लिया बच्चों हमने ये, हमें कुछ याद नहीं है सर, चारों पढ़ाए थे ये देखो सबसे मेजर और बड़ा टॉपिक तो हमारा हो चुका ऑलरेडी, ये क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल भी, छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं सोर्सेज वगैरह, मैं आपको बता चुका हूँ ईमेल्स कैसे बनती हैं, बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ तुम लोगों को, बस इक्वेशंस नहीं बताइए, वो लास्ट का मेरा काम है 10 मिनट का, बस वो बताऊंगा आप लोगों को मैं। अब सुनो, अब सुनो, ए बस भाई, यहां देखिए, ये आ गए भाई, ये आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है सारी वेव्स, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव, फिर आती है रेडियो वेव्स, वो रेडियो वेव्स में बैंडविड्थ मतलब काट दी, रेडियो इतने में, टेलीविजन छोड़ दीजिए, रेडियो याद करिए बस। अब सुनो, ए ये रही यहां से भाई, दिख रहे हैं यूजेस, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब आप लोग अगर ये है ना कि पढ़ सकते हैं, जैसे गामास के बारे में पढ़ते हैं, एक बार देखना क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं बस। दे लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड द वेवलेंथ फ्रॉम द 10 की पावर -10 मीटर टू 10 की पावर -14 मीटर। फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे क्वेश्चन आ भी गया तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करता, अभी आप ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे बच्चों, बाद में याद करा दूंगा फाइनल से कैसे इसको याद करना है। फिलहाल फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आप छोड़ के जा सकते हैं, बहुत बहुत रेयरली आएगा, रेयरली बिल्कुल, अदरवाइज यूजेस आएंगे भाई। तो क्या लिखेंगे भाई, ओए इधर भाई, these high frequency radiations is produced in the nuclear reactions and also emitted by the radioactive nuclei, they are used in the medicine to destroy the cancer cells, cancer cells को इस्तेमाल डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं। बाकी तो बस और तो कोई खास इसका दिया नहीं है रीजन यहाँ पर। और सुनो, एक्सरेज पढ़ो भाई सब बच्चे, शुरू में तो वही बियॉन्ड द यूवी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइज इन द एक्सरेज रीजन, थोड़ी जल्दी पढ़ूंगा भाई। वी आर फैमिलियर विद द एक्सरेज बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन की वजह से आप सब बच्चे जानते हैं इसको। इट कवर्स द वेवलेंथ फ्रॉम दिस टू दिस रेंज, कवर छोड़ दीजिए। One common way to generate the X-rays is the bombardment of the matter target by the high energy electrons. X-rays are used as a diagnostic tool in the medicines and as treatment for a certain forms of cancer. इसमें भी कुछ ना कुछ इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कैंसर के लिए अगर प्रॉपर बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, गामा, ठीक है। उसके बाद बिकॉज एक्सरेज डैमेज और डिस्ट्रॉय द लिविंग टिश्यूज एंड ऑर्गेनिजम्स, केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड अननेसेसरीली और ओवर एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर नहीं कर सकते बच्चों इसका। फिर अल्ट्रावायलेट का देखो भाई, भर भर के यूज दिया हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं जितने भी क्वेश्चंस देखता हूं ना यूजेस के, उसमें बहुत सारों के आंसर अल्ट्रावायलेट्स होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज में आ रही है वाली रेडिएशन। कैसे पढ़ के देख लीजिए आप लोग एक बार। अब वेवलेंथ वगैरह बोल दिया, उसके बाद होता है यूवी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशल लैंप्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। द सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट, बट फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ द अबाउट। तो आपको पता है कि ओजोन लेयर ही बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेती है, अरे सही है कि नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है, यूवी लाइट इन द लार्ज क्वांटिटीज हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलानिन
कॉजिंग टैनिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, ज्यादा मेलेनिन आ जाएगा तो टैनिंग होगी बॉडी के अंदर। यूवी रेडिएशन इज अब्सॉर्ब बाय द ऑर्डिनरी ग्लासेस, लेकिन अगर हम ग्लासेस लगा देते हैं तो बच जाते हैं, यूवी रेडिएशन अंदर नहीं आ पाती, अब्सॉर्ब कर लेते हैं ग्लास, तो बोलते हैं हेंस वन कैन नॉट गेट टैंड और सनबर्न थ्रू द ग्लास विंडोज। ग्लास विंडोज में अगर आप पैक्ड है तो आपको सनबर्न नहीं होगा, रीजन साफ है, ग्लास जो विंडोज होंगी वो यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो आप बच जाएंगे बेसिकली। आदर्श ये देखो, welders wear special glass goggles or the face mask with glass windows to protect their eyes from the large amount of the UV produced by the welding arcs. Due to अब आ गया ना welding वाला point, अरे नहीं आ रहा था। Due to its shorter wavelength, UV radiations can be focused into very narrow beams for high precision applications such as LASIK. There is a laser treatment जो होता है। आ गया भाई LASIK, अगर LASIK लिखा हुआ आया, LASIK आई सर्जरी आपको करनी है, इसका स्पेशल नाम है, बच्चों चश्मा लगा हुआ बच्चों को पता होगा शायद, होता है ऐसा ट्रीटमेंट, वो आई सर्जरी मतलब लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, वो चश्मा हट जाता है फिर बेसिकली, तो उसको लेसिक नाम दिया जाता है। ओए क्लास, लेसिक नाम देते हैं इसके लिए। कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल होती है बोलो? अल्ट्रा वायलेट। कौन सी बोलो? आई सर्जरी। यूवी लैम्प्स आर यूज्ड टू किल द जर्म्स इन द वाटर प्यूरिफायर्स, वाटर प्यूरिफायर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है इसकी वजह से हो रही है, तो यही सब यूजेस हैं बच्चों। अब आप लोगों को मैंने बता दिया है, पढ़ लोगे नहीं पढ़ लोगे अब? अरे ये कितनी देर लगेगी इन डब्बों को पढ़ने में, छोटे छोटे तो हैं ना, पढ़ पाओ है भाई, ये पढ़ो भाई। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ्स दे आर सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम्स यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट। ओ भाई तुम मुझे बताओ, ये जो मैंने यहाँ पर ये बोले हैं, इन सारे यूजेस नहीं पढ़ सकते आप लोग? देखिए मोर ओवर किसी को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, ये वो चीज है जो मुझे लगता है रेयरली आएगी। फाइनल्स में मैं टोटली रिकमेंड करता हूँ करके जाना है। फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, अगर आप लोग अभी यूज करके चले जाएंगे इनफ है, मोर देन इनफ है, पेपर में आना वही है। बट होता है ना कि कभी सीबीएसई का मन है आज तो पेपर बहुत ही मुश्किल बना के देना है, बच्चों को बिल्कुल अटका देंगे, अनयूजुअल चीजें देंगे नहीं और यूजुअल चीजें देंगे नहीं, तो वो क्या देती है, इन रेस का प्रोडक्शन कैसे होता है, इन रेस का। तो आपको बस ये वाली ये याद करनी होती है, रेडियो वेव्स का होता है रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एरियल्स। आपको याद है मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि ईएम वेव्स कैसे बनती है? ऑसिलेशन ऑफ चार्ज से, ऑसिलेशन ऑफ, तो ये भी तो कर रहे हैं रैपिड एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ घटाओ, तो बेसिकली कुछ वैसा कर रहा है, उससे बन रही है। ऐसे ही इसका कुछ बताता है कि माइक्रोवेव्स बनती है क्लिस्ट्रॉन वॉल्स और मैग्नेट्रॉन वॉल्स, ये कुछ अलग चीजें हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं है, लेकिन कहां से बनती है बस ये वाली चीज पता है भाई। तो अगर आपको लगता है कि आप में क्षमता है कि आप ये याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। एक्सरे तो बस एक्सरे ट्यूब से बनती है ना, गामा रेज रेडियोएक्टिव डीके से बनती है, बहुत मुश्किल नहीं है कि आप सोचे कि बिल्कुल ऐसा कि कुछ चीजें नहीं पढ़ पाओगे, एक दो चीजें मुश्किल है, बस एक दो चीजें कर लेना, फिर मर्जी है तुम्हारी, हो जाएगा। चलो अब ये खत्म हो गया, अब लास्ट चीज सिखाता हूं चैप्टर की क्या है। तो भाई कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यूजेस के लिए क्या करोगे, यूजेस के लिए क्या करोगे, जल्दी बताओ सब बच्चे, यूजेस के लिए क्या करोगे आप लोग? वो जो मैंने पेज है वो भेज रहा हूं वो याद करोगे, प्लस अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, जहां पर मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट वो बोले ना पैराग्राफ्स, कर लोगे इतना? तो नहीं करोगे ना, तो सब बना के दे दो सर हमें, हम नहीं करेंगे कुछ भी, देखते हैं ना थोड़ा तुम भी कितनी मेहनत कर सकते हो। चलिए लास्ट चीज करते हैं इसकी चैप्टर की डिस्कस। दीज आर द जैसा बताऊं इक्वेशंस में बिल्कुल वैसा का वैसा याद कर लो, सारा खेल सेट हो जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बता रहा हूं वो सुनो बादल, जैसा बता रहा हूं बिल्कुल वैसा, बिल्कुल हूबहू पढ़ के चले जाओ। अरे ये बढ़िया है, सुनो भाई क्लास, अच्छी बात नहीं है। चलो मुझे ये बताओ सचिन, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा एक्सिस पे है, वाइब्रेट कहां पर कर रही है, मतलब कौन सा एक्स पे ऑसिलेट कर रही है, एक्स पे या वाई पे या जेड पे? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पे है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, और वेव प्रोपगेशन एक्स में है, वेव प्रोपगेशन एक्स में है, वेव प्रोपगेशन। अब मैं जो तुम्हें समझाने वाला हूं ना, 11th क्लास याद होगी तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, नहीं याद होगी तो भी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है, बस समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि समझाने के लिए ना पहली बात तो ये टॉपिक बहुत डिटेल में है नहीं एनसीईआरटी के अंदर,
कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ की बोलो, 11th क्लास की। आपको आती होंगी तो याद आ जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, वाई में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द वाई डायरेक्शन, एंड सिंस यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, सृष्टि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रही है, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। कोई चीज बढ़ती घटती है तो वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। आप लोग भूल गए क्या, ई इक्वल्स टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद आ रहे हैं। लेकिन बस ये फर्क ये है कि ये एक प्रोपेगेटिंग वेव है, ये वेव प्रोपेगेट कर रही है, और जब भी कोई वेव प्रोपेगेट करती है ना तो उसका इक्वेशन बनेगा ई इक्वल्स टू में ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पीक पे आता है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तुम लोगों को याद आ जाएगा 11th क्लास में प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू में a sin kx माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें कुछ चीजें याद कराता हूं, तुम्हें शायद याद आ जाएंगी। y इज इक्वल टू में a sin kx माइनस ओमेगा टी। जैसे कि कोई भी वेव, बच्चों चुप हो जाओ बिल्कुल अगले 5 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, एग्जाम में आएंगी ये चीजें। कोई भी वेव जो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब चल रही है ऐसे करके आगे की तरफ बढ़े जा रही है, प्रोग्रेसिव वेव है, उस वेव के जो y है आपको पता है उसका मैक्सिमम पीक मान लो a है, मैक्सिमम पीक मान लो क्या है, a है, a या माइनस है, तो बोलेंगे उसका इक्वेशन बनेगा a sin kx माइनस ओमेगा टी। अब जरा सुन लीजिए, ये भी तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं। अगर ये नेगेटिव में है, चलो ये बाद में बात करूंगा, इसकी छोड़ दो, तुम कंफ्यूज जाओगे। k तो मान ले, k क्या होता है, यहां पर k होता है बच्चों प्रोपगेशन कांस्टेंट, k को बुलाते हैं, याद आ रहे हैं कुछ नाम, हाँ भाई आशीष ने बोला इसका फॉर्मूला, बोल भाई आशीष, बहुत अच्छे, ताले बजाओ इस लड़के के लिए भाई, वाह। के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, सीधा फॉर्मूला याद कर लो, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय, ध्यान रख लीजिए के क्या होता है, कनिष्का इधर, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। अगर के पता होगा तो वेवलेंथ निकल जाएगी वेव की, सुन लो अच्छे से, ये के तो होता है, ये 11th में नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय में टी, या 1 बाय टी को तुम लोग बोलो क्या लिखते हो, फ्रीक्वेंसी, 1 बाय टी को तुम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हो, तो ओमेगा को ही तुम लोग बोलो क्या लिख सकते हो, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। सही है। एक तो याद कर लो कि भैया के का फॉर्मूला क्या है, सब बच्चे के क्या होता है बोलो, 2 पाई बाय लैम्डा। इससे अगर तुम्हें कभी किसी क्वेश्चन का के पता है तो तुम क्या निकाल सकते हो, उसकी वेवलेंथ। तुम्हें किसी क्वेश्चन का ओमेगा पता है तो तुम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, निकाल लोगे। एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ जो वेव होती है उसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या बनेगा भाई फॉर्मूला, के और ओमेगा के टर्म्स में को बता सकता है, के और ओमेगा के टर्म्स में ओमेगा बाय के बनेगा, ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के। वेलोसिटी होता है ओमेगा बाय में क्या, के, या फिर इसी वेलोसिटी को आप लोग लिख सकते हो न्यू लैम्डा, क्या लिख सकते हो बोलो, न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा कैसे सर, सर न्यू लैम्डा कैसे, ध्यान देंगे ध्यान देंगे, न्यू लैम्डा भाई आप अगर ओमेगा और के को डिवाइड करोगे, करके देखना एक बार ओमेगा और के को, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, अरे 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा नाजिया, ओमेगा बाय के बोल रहा हूं, ओमेगा बोलो कितना 2 पाई बाय 2 पाई न्यू, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, लैम्डा ऊपर जाएगा, बोलो बनेगा न्यू लैम्डा। सो वेलोसिटी या तो न्यू लैम्डा होती है, वेलोसिटी बोलो क्या होती है, ओमेगा बाय के। अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सब कुछ बताऊंगा, बस 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप बस की ध्यान रखो कि हमने पढ़ा था, मैंने बकायदा इसका क्वेश्चन भी करवा रखा था आप लोगों को 11th क्लास में कि के इतना हो तो वेवलेंथ कैसे निकलेगा, ओमेगा दिया हुआ तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, ओमेगा और के दोनों पता तो वेव की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, सब पता लग जाता है। क्लियर है। एक बात अब यहां पर सुन लीजिए, पता नहीं तुम्हें कितना याद है, अगर बच्चों ये हम लिखते थे y इक्वल टू में a sin kx माइनस ओमेगा टी, अगर ये माइनस साइन बीच में है तो ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, अगर ये kx माइनस ओमेगा टी है तो बताओ डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, वेव प्रोपेगेट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव, सुन लीजिए चल रट लो इसको, अगर 11th में नहीं पढ़ा है तो, अगर बीच में माइनस है दोनों के तो बोलेंगे वेव प्रोपेगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स में, और अगर बीच में आ गया प्लस, बीच में क्या आ गया तो ध्यान रखना उल्टा चलता है, अगर प्लस आ गया तो बोलोगे वेव प्रोपेगेट इन, वेव प्रोपेगेट इन, नहीं आ रहा तुम लोगों को याद, अरे पढ़ाया था बच्चों, आज जाके अपने नोट्स उठाना और तुम देखना उसके अंदर ही करवाया कि नहीं करवाया। सो वेव प्रोपेगेट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, आशीष नहीं हुआ था ये सब, हुआ था। सो अब सुन लीजिए, अब ये क्या है, अरे क्लास प्लीज, ये सब तो याद करवाने के लिए था, अब आ जाओ वापस से बोर्ड पे भाई।
मुझे तुम सब बच्चे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बन रही है? वाई में। इधर, अबे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बन रही है? वाई में। उसकी इक्वेशन बोलो क्या है? ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एक्स किसके लिए होता है? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। ध्यान रखना भाई बादल, एक्स लिखा हुआ है यहां पर, तू कहेगा तो एक्स कहां से आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई में। खुशी पेपर है तुम्हारा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है बोलो? वाई में है, लेकिन मैंने यहां पर एक्स क्यों लिखा है? सर यहां जो लिखा होता है ना वो डायरेक्शन ऑफ वेव की डायरेक्शन, मतलब वेव की डायरेक्शन को बताता है। तो अगर यहां पर एक्स दिया हुआ है ना के एक्स में, तो आपको क्या पता लगेगा वेव कहां पर प्रोपगेट कर रही है? सब बोलो वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है? एक्स में। ऐसे में तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या बनेगी बोलो? वो जेड में है, और बोलेंगे बी नॉट साइन के एक्स माइनस में क्या? ओमेगा टी। बिल्कुल सेम पैटर्न बनेगा भाई। तो मेरी बात सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ऐसे आएगी, ध्यान रखना ये इनकी पीक वैल्यूज है। ई नॉट बी नॉट इनकी बोलो क्या है? पीक वैल्यूज है। के आपको पता है 2 पाई लैम्डा के बराबर होता है, वहां से वेवलेंथ निकलेगा। ओमेगा के जरिए बोलो क्या निकलेगी? फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके बोलो वेव की क्या पता लगेगी? वेलोसिटी। और ईएम वेव की वेलोसिटी पूछेगा, ईएम वेव की वेवलेंथ पूछेगा, ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी पूछेगा, सब बता पाएंगे इस इन इक्वेशंस के जरिए। ईएम वेव की डायरेक्शन पूछेगा, बता अगर ये दो इक्वेशन दिए तो ई वेव की डायरेक्शन क्या है? सर एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। पॉजिटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में? सर पॉजिटिव एक्स में कर रही है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? एक लास्ट चीज मैं आपको और बता दूं कि जो ई नोट बाय बी नोट है, एक बार ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक थी ना किसी बच्चे के पास? है? मैं सोचा कि मेरे पास थी। बस मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे, बैठे रहो सुनते चलो बस। यस, ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल्स टू सी। एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए सब बच्चे, ई नॉट बाय बी नॉट का रेशियो बोलो क्या होता है? बस अब ए भाई क्लास प्लीज, अब तुम लोग ये सोचोगे कि सर क्वेश्चन कैसे करना है ना? अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन बताता हूं इसका। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो सुनो। आ जाओ, क्वेश्चन आएगा ये, इफ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईएम वेव इज गिवन बाय, बच्चों रुक जाओ भाई तुम लोग, इज गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू, सुनना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन, ऐसे लिखा मैंने, तुम पकड़ना इसको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। चलो पहले तुम सिंपल ही लो यार, तुम्हें पहला ही मुश्किल दे दूंगा, तुम लोग फंस जाओगे, मेरे को पता है। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई किसकी बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है वाली। क्वेश्चन क्या है? पहला, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव। चलिए भाई, बोर्ड पे इस इक्वेशन को देख के कितने बच्चों को आइडिया लग जा रहा है कि भाई क्या करना है? हैंड रेस करो। बस इतनों को लगा है भाई, चलो कोई नहीं, आ जाओ। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में वो कर रही है, मतलब ऑसिलेट कर रही है? वाई में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है, बट वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है? एक्स में। वेव एक्स में। अच्छा पॉजिटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में? तनिष ध्यान से देखो, आपने जो इक्वेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है बोलो? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी।
बहुत क्लियर मैसेज है कि वाई डायरेक्शन में उसके ऑसिलेशंस हैं, बट अगर वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है तो चल तो कहां रही है बोलो, एक्स में। अरे यार किसी का कंपोनेंट अगर वाई में ऑसिलेट कर रहा है लेकिन ऐसे से ऑसिलेट करते हुए बढ़ रहा है तो चल कहां रहा है बोलो, एक्स में। तो वो यहां पर जो लिखा होता है ना वो वेव की डायरेक्शन होती है, वहां जो बताता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कहां पर ऑसिलेट कर रहा है उसके बारे में बात हो रहा है। आशीष बात समझ आ रही है? सो यहां से क्या बनाओगे, और मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल हूबहू ऐसी ही चीजें पूछी जाएंगी आप लोगों से एग्जाम में, कुछ अलग नहीं आएगा, ऐसा कर देना काम बन जाएगा। सब बच्चे बताओ क्या बनेगा भाई, सब बच्चे। ई वाई इज टू में ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी में पता है, इससे मुझे क्या पता लगा यशिका, पेपर हो गया फिजिक्स लग रहा है। ई नॉट कितना आएगा, 5 गुना में 10 की पावर 4 ई नॉट हो गया। क्या क्या पूछा है, पहली चीज वेवलेंथ पूछी है, वेवलेंथ किस किस जरिए निकलेगा सर, वेवलेंथ किसके जरिए निकलेगा वहां पर सर, इसको देखो ना मैच करके, के जरिए निकलेगा, के 4 पाई है, के कितना है बोलो, नाजिया नहीं आ रहा समझ में, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि के की वैल्यू बोलो कितनी है 4 पाई, और के अगर 4 पाई है तो मैं जानता हूं कि के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा बराबर 4 पाई, लैम्डा आ जाएगा 2 पाई बाय में 4 पाई, यानी आ जाएगा 1 बाय में 2, यानी 0.5, कितना आ जाएगा बोलो। अरे वैसे वैल्यू थोड़ी और लगाती है, मैंने तो अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाई इसलिए ऐसा लग रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, हो गया वेवलेंथ, हो गया वेवलेंथ। सेकंड सुनो क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, जल्दी बोल दो, बहुत अच्छे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन है भाई। तीसरी चीज बोलो भाई, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे सर, ओमेगा दिया हुआ है 2 पाई और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, तो बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1 हर्ट्ज। अरे नहीं आ रहा समझ में यार। अच्छा तीसरी चौथी चीज बताओ क्या है क्लास, चौथी चीज बताओ क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, अच्छा इक्वेशन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, बी बराबर में क्या, बी नॉट साइन के एक्स माइनस में ओमेगा टी। कौन बच्चा मुझे ये बता सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस किस डायरेक्शन में है, ऑसिलेशंस किस जेड में, क्यों, क्योंकि वेव चल रही है एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई में, भाई वेव चल रही है एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई में, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, जेड में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ना। समझ नहीं आ रहा, अच्छा मुझे के ऑलरेडी पता है सेम होता है, ओमेगा पता है ऑलरेडी सेम होता है, बस बी नॉट नहीं पता, क्या नहीं पता बोलो, बी नॉट द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, लेकिन मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला सिखाया था कि सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है ई नॉट बाई में क्या, बी नॉट। सो व्हाट इज योर बी नॉट, बी नॉट इज E naught by C. What is your E naught? E naught is 5 into 10 to the power 4. What is your C? 3 into 10 की power 8, which is equals to 1.66 into 10 की power minus 4 is your B naught. So what will be the equation for the magnetic field will become? So this is 1.66 into 10 की power minus 4 sin K का वैल्यू 4 pi x minus में 2 pi t and then finish. कुछ समझ नहीं आ रहा सर, शिवानी तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था, कुछ ऐसे ही थे क्वेश्चन या कुछ और था, ऐसी था ना बिल्कुल। या तो वो क्या करता है, सुन लो भाई क्लास प्लीज, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देता है बाकी सारा सामान पूछता है, या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन देके बाकी सब कुछ पूछता है, किसी एक की देगा दूसरे की पूछेगा, तो दूसरे का साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी तो सेम होएगा, सुन लो दूसरे का साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी सेम होएगा। अब उसका ई नोट दिया है तो बी नोट निकाल सकता है इस फॉर्मूले से, बी नोट दिया है तो ई नोट निकाल सकता है इस फॉर्मूले से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, के थ्रू क्या निकलेगी वेवलेंथ, ओमेगा के थ्रू क्या निकलेगी फ्रीक्वेंसी। अरे नहीं आ रहा समझ में भाई। अच्छा बताओ इस वेव की, इस वेव की डायरेक्शन बताना, इस ईएम वेव की डायरेक्शन बताना, इस ईएम वेव की डायरेक्शन बताना। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में ऑसिलेट कर रही है बट प्रोपेगेट वाई में कर रही है, सॉरी वेव पूरी की पूरी वाई में प्रोपेगेट कर रही है, कहां पर कर रही है बोलो वाई में, तो वाई डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, और अगर माइनस का साइन है तो बोलो कहां पर है पॉजिटिव वाई में, और अगर मैं यही प्लस कर दूं तो नेगेटिव वाई में। कितना भी फंसा ले एग्जामिनर आपको, अगर आपने वो ट्रिक याद कर ली जो मैंने आपको बताई है, सो आप लोग इसमें कहीं नहीं फंसने वाले, ये जो पैटर्न बताया गया इसको याद कर लीजिए, ए में भी क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं आ रही ना बात समझ में, तो मुझे तुम बस भाई 2 मिनट लूंगा भाई, बस खत्म कर रहा हूँ क्लास को। पूरे चैप्टर में 3 चीजें करी हैं, जल्दी बोलो कौन कौन सी, एक चीज करी है बोलो क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, बस खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में, डिस्प्लेसमेंट करंट। मुझे बताओ कर लोगे डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या एम्पियर्स की चारों मॉडिफिकेशंस याद कर लोगे अच्छे से, जो पढ़ाया था एक क्लास में पढ़ाया था पूरा अच्छे से याद कर लो, 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो गया आप लोग जानते हैं। सेकंड मैंने आपको क्या करवाया बोलो, ईएम वेव स्पेक्ट्रम करवाया बच्चों, इसमें मैंने क्या करा, ईएम वेव स्पेक्ट्रम
एंड इट्स यूजेस। पूरा स्पेक्ट्रम समझा पहले कि कौन किस ऑर्डर में है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और उसके बाद मैंने इन सबके आपको बोलो क्या याद करवाएंगे, यूजेस। यूजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर गाइस। ध्यान रखना, यूज आपको आने वाले एग्जाम में क्या पता सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कौन कौन सी वेव कहाँ यूज होती है। ए बी सी तीन पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में बोलेगा थर्मल इमेजिंग में कौन सी इस्तेमाल होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सी इस्तेमाल होती है, टैनिंग में कौन सी है, ऐसे करके तीन क्वेश्चन पूछेगा, आपको बस एक एक नंबर का आंसर लिखना, 3 नंबर मिल जाएगा फ्री के। ऐसे ही आता है क्वेश्चन, तो हो जाएगा ये वाला भी। और तीसरा वाला मैंने तुम लोगों को बोलो क्या सिखाया, बोलो ईएम वेव्स की जो इक्वेशंस हैं, क्या ये तुम्हें मुश्किल लगा गया ईएम वेव्स इक्वेशन वाला है भाई? तो 3 के 3 टॉपिक आपको करने हैं अच्छे से। और मोरओवर अगर आप लोग कुछ सच में कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तुम्हें लगता हो, तुम्हें लगे सब पढ़ने के बाद सर मेरे को बिल्कुल पक्का बता दो मैं कोई कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना था, तो एमटीजी जो तुम्हारी है ना, ईएम वेव की एमटीजी, ईएम वेव की एमटीजी, उधर 40-50 क्वेश्चन होंगे कुल मिला के, बस वो क्वेश्चंस कर लेना। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन, अबे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, पढ़ोगे खत्म ऐसे निकलेंगे, ठीक है? नहीं आ रहा समझ में, करके ले आओगे, आगे समझ में नहीं आया, जाओ तैयारी करो मैथ्स के पेपर की।